जी बच्चियों, तो चलिए मेरे साथ आंसर फटाफट से लिखिए। चलो 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कृषि में उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसलें नियम प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार से आपने एक सेंटेंस लिख दिया पहले, फिर वहाँ पे नीचे साइड में 1 नंबर डाल के वहाँ पे लिखिए चावल। चावल के सामने फिर हम उसका पूरा लिखेंगे। चलिए लिखिए मेरे साथ। चावल एक मुख्य उद्यान फसल है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन में चीन अग्रणी देश है। इसके बाद क्रम भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख दिया है। अब हम आगे लिखते हैं। चावल के बाद गेहूँ आता है। सेकंड नंबर डाल के गेहूँ लिखिए। गेहूँ उगाते समय मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है तथा फसल काटते समय तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ की फसल के लिए दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यानी कि वहाँ पे आ जाएगा मक्का। इसे कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मक्का की फसल हेतु मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख दिया। ये 3 पॉइंट हमने लिखने थे, वो लिख दिया। चलो बात करते हैं अब 17 नंबर के प्रश्न में। चलिए, उद्योग किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चे, आप मेरे साथ लिखिए। उद्योग पहले लिखिए, फिर उसके सामने सेंटेंस लिखना चालू कर दिए। उद्योग को संबोधन उस समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निक्षरण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो अब ब्लैक पेन से उसमें लिखिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो 4 भाग अब हम उसके लिखने वाले हैं। सबसे पहले वाला भाग है निजी क्षेत्र के उद्योग। अब उसके अंदर एक सेंटेंस लिखिए। इन उद्योग का स्वामित्व तथा संचालन एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा लिखिए बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। अब इसका सेंटेंस लिखिए। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योग का स्वामित्व तथा संचालन सरकार एवं निजी उद्योगपतियों के द्वारा किया जाता है। फिर सहकारी क्षेत्र का उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों को या पूर्तिकारों, कर्मचारियों अथवा दोनों द्वारा किया जाता है बच्चों। तो ये हमने ये पूरा प्रश्न यहाँ पे पढ़ लिया। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तब तक मैं होप करती हूँ आपने पूरा आंसर अच्छे से लिखा होगा। चलिए बच्चों, प्रश्न चालू कर देते। महात्मा गांधी किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? तो चलिए बच्चों, इसका आंसर फटाफट से हम लिख देते हैं। चलिए मेरे साथ आंसर लिखिए। महात्मा गांधी एक ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुंजीवित करे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये उनका था। अब 1854 के बोर्ड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए? कई 2 नाम बताए। तो चलिए बच्चों, 2 नाम उनके बताने हैं यहाँ पे। 1854 के बोर्ड्स डिस्पैच। ओके, बोर्ड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। सबसे पहले सरकारी क्षेत्र विभागों का गठन किया गया, जिससे शिक्षा
संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दूसरा लिखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका जवाब। आ जाते हैं 19 नंबर के प्रश्न में। संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव किस प्रकार से करती है, वर्णन कीजिए। चलिए तो बच्चों मेरे साथ आंसर लिखिए। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसका नेता राष्ट्रपति के सम्मुख सरकार बनने का दावा प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका की नियुक्त लोकसभा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल से स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो कई दल मिलकर स्पष्ट बहुमत का निर्माण कर अपना नेता चुनते हैं और एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं तथा सभा मुद्दों पर कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जवाब था। आ जाते हैं 20 नंबर के प्रश्न में। दो ऐसे प्रावधान के नाम बताए जो 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में उल्लेख किया गया है। तो चलिए बच्चों मेरे साथ इसका आंसर लिखिए 1 नंबर डाल के। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, एक सेकंड बच्चों, हाँ, अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दो प्रावधान। अब फर्स्ट नंबर का लिखिए बच्चों। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति को कई अखोद अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरा नंबर उसी में लिखिए बच्चों। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई उसे ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूपी नहीं है। ठीक है, अब उसी में दूसरा नंबर डाल के लिखिए। आदिवासियों के दूसरा नंबर हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, आदिवासी लगातार हत्याकरण के क्यों शिकार होते जा रहे हैं, 2 कारण बताएं। चलो बच्चों यहाँ पे इसका कारण बता रहे हैं। आदिवासियों के हत्याकरण होने का कारण इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों का साफ किया जा रहा है। खनन और अन्य विशाल उद्योगों की परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है। तो ये बच्चों इसका जवाब था। अब हमें पहले तो इसका राजस्थान के मानचित्र में दर्शाए अजमेर जोधपुर और यहाँ पे दिया है अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर। ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है आपका जैसलमेर, यहाँ पे आपका जैसलमेर, फिर यहाँ पे आपका है जोधपुर। बच्चों यहाँ पे क्या है आपका जोधपुर है। फिर यहाँ पे आपका है जयपुर। किधर बच्चों, ये वाले भाग में है आपका जयपुर और उसके नीचे ही है आपका अजमेर। यहाँ पे अजमेर, यहाँ पे जयपुर, ये रहा जयपुर, यहाँ पे आपका जोधपुर, यहाँ पे आपका अजमेर है और ये जैसलमेर मैंने आपको बता दिया। चलो आ जाते हैं नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4 मार्क्स के बच्चों यहाँ पे प्रश्न रहने वाले हैं। एक प्रश्न है आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का। अब मेरे साथ लिखिए तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए बच्चों प्रश्न पढ़ देते हैं। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का 1857 ईस्वी के संघर्ष में योगदान का स्पष्ट कीजिए।
चलिए बच्चों, इसका योगदान का स्पष्ट हमें यहाँ पे करना। तो चलिए मेरे साथ आंसर लिखिए फटाफट से। आह्वा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आह्वा आसोप आलियावास लंबिया गुलर रूठावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ई को बिठौर यानी पाली में कैप्टन हेडकोट व जयपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ई को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेशन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का युद्ध आपने सुना ही होगा। इस युद्ध में मोकमेशन का सिर काटकर आह्वा किले के दरवाजे पर लटका दिया। फिर बच्चों क्या हुआ उसके आगे? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ई में आह्वा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। जी बच्चों, इस प्रकार का इसका जवाब था। चलो बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। उसी में आपका दूसरा दिया गया है। 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश संसाधन से क्यों अस्तुत थे? तो चलिए बच्चों, इसका आंसर मेरे साथ लिखिए फटाफट से। बहुत बड़ा आंसर इसका, चलिए मेरे साथ लिखिए। 1870 और 1880 में दशकों के ब्रिटिश संसाधन के प्रति अस्तुत थे। कारण, चलिए कारण लिखते हैं। 1878 में आर्म्स एक्ट, अब उसके सामने आप लाइन करके लिखिए नीचे। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। ठीक है, भारतीयों से मतलब अपने पास हथियार रखने का जो था अधिकार वो छीन लिया। फिर नेक्स्ट लिखिए बच्चों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ, जिसके अनुसार यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक खबर छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी सामग्री जब्त कर सकती है। इसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। ठीक है बच्चों, इसका हमने लिखिए। आप नेक्स्ट लिखिए इल्बर्ट बिल का लिखिए बच्चों। 1883 में सरकार ने अल्बर्ट बिल लागू करने का श्रोता के सूचना अथवा जल प्रदूषण के कारण अवर्णनीय जल की आपूर्ति की कमी से मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन एवं नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। आज विश्व में अनेक देश जल संकट से गुजर रहे हैं। तो ये बच्चे इसका जवाब था। अथवा आप लिख सकते हैं, अगर आपको, सॉरी बच्चों मैंने थोड़ा उल्टा जवाब बता दिया है, एक सेकंड वेट करिएगा आप, एक सेकंड बस। जी बच्चों, एक बार मैंने थोड़ा इसमें मिस्टेक कर दी। चलो आप मेरे साथ फिर से इस प्रश्न के उत्तर को लिखिए। ये इल्बर्ट बिल्स के सामने से आप लिखिए। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया।
ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं हम तीसरे नंबर में। ये यहाँ पे दिया है, स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या था, हमें इसमें लिखना है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने तथा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल करने के लिए भारतीयों के द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया था। इसी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य, स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य भी आपको यहाँ पे लिखना था। चलिए मैं बता देती हूँ उसके क्या वो थे उद्देश्य। चलिए मेरे साथ लिखिए, कौन कौन से उद्देश्य आपको इसमें पूछा गया। इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश शासन का विरोध करना और स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं के प्रयोग एवं स्वयं सहायता के विचारों का प्रोत्साहन देना। स्वराज के लिए संघर्ष हेतु आमूल परिवर्तनवादियों में जनता को लंबबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं एवं वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। अब आ जाते हैं 23 नंबर के प्रश्न में। चलिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें टिप्पणी लिखनी है प्राकृतिक वनस्पति। चलिए इसमें लिखते हैं, अपने मेरे साथ लिखिए। चलो ओके, प्राकृतिक वनस्पति, इसके सामने आप चालू करिए। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व के वनस्पति के 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्ग अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो पहले से एक लाइन में आप लिखिए वन, एक वो पहला है, दूसरा घास स्थल, गुलम, और चौथा है ट्रुंडा। ठीक है, ये चारों। अब चले फर्स्ट में लिख देते वन वाले में। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वर्षों उग सकता है। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सधानता कम हो जाती है। फिर घास स्थल सेकेंड नंबर। सामान्य वर्षों वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिसमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। अब गुलम, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों के कुटीली झाड़ियों एवं गुलम उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वर्षोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी शहद वाली होती है। चौथा चुंद्रा, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की चुंद्रा वनस्पति में मांस और आयकन सम्मिलित है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अथवा में मुद्रा से आप क्या समझते हैं। मुद्रा के नमनीकरण के कारण तथा संसारण के उपयोग का स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों मेरे साथ इसका लिखिए आप।